नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और 7 अगस्त के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। और शुरुआत करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की। और आज के करंट अफेयर्स में हमने कुछ नई शुरुआत की है जो आपको मैं आगे बता दूंगा। करंट अफेयर की शुरुआत एक जानकारी के साथ कि यदि आप एमपीपीएससी प्री को 2025 को लेकर के टारगेट है तो एग्जाम गुरुजी में चल रहा है 15 मंथ का, यानी 1.5 साल का लगभग आपका रहेगा ये कोर्स, जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों के टेस्ट भी रहेंगे। मेंस के आपको नोट्स भी इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिनकी वर्थ 3,000 रुपये है। साथ ही में आपके मेंस के टेस्ट की कॉपी का एवेल्युएशन होगा। प्री की जो आपके टेस्ट होंगे ये भी ऑनलाइन होंगे हमेशा की तरह एग्जाम गुरुजी के। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। और इससे रिलेटेड यदि आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी के दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही में आपको ये जो ऑफ़र मिल रहा है केवल 10 अगस्त के लिए है 5,000 रुपये में, यानी लगभग 300 रुपये मंथली आपका ये हो रहा है, जिसमें 3,000 के नोट्स यदि काट दिए जाए तो 100 रुपये भी नहीं पहुंच रहा है। तो आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी के दिए गए जो नंबर है उनमें आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आज की शुरुआत एक आज के विचारों के साथ। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हम जितनी कठिनाइयों का हम सामना करेंगे हम उतने ही मजबूत होंगे, हमारे पास उतने ही अनुभव जुड़ते हैं। कठिनाइयाँ क्या होती हैं? एक अनुभव होती हैं, आपको नए नए अनुभव मिलते हैं और ये जो संघर्ष होता है हमें बहुत कुछ सिखा करके जाता है। और आने वाले समय में जब हम कोई बड़ी कठिनाई में फंसते हैं तो वो छोटी छोटी जो हमने सीख ली होती है वो हमारे काम आती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की कि अखिल भारतीय उद्यमी सम्मेलन ये भी ऑर्गेनाइज किया गया है मध्य प्रदेश में, तो ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका उज्जैन, बामौर, पीथमपुर या देवास। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है ये देवास में किया गया है और मुख्यमंत्री इसके मुख्य अतिथि रहे हैं। और ये जो आयोजन किया गया है ये एमएसएमई विभाग जो मध्य प्रदेश का है उसके द्वारा किया गया है। और इसमें क्या है कि जो भी हमारे एक तरह से आपके जो सूक्ष्म लघु उद्योग जुड़े हुए विभाग होते हैं वो सभी मिलकर के ऐसे प्रोग्राम्स का ऑर्गेनाइज करते हैं। वो इसके लिए करते हैं ताकि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म लघु उद्योग जो है वो क्या हो, वहाँ पर हमारे यहाँ उद्योग लगे। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा आधार होता है, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र भी सूक्ष्म लघु मध्यम क्षेत्र होता है। यानी हमारे जो कुटीर उद्योग वगैरह होते हैं इसमें बहुत सारे लोगों को इसमें रोजगार मिलता है और इनकी संख्या भी सबसे ज़्यादा होती है। ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया था ये विशेषकर महिलाओं और जो युवा हैं उन पर केंद्रित रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। सिद्धा इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2024 का भी इसमें आयोजन किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दें, ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप है उसको हम बढ़ावा दें। इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये चल रहा है। दूसरा प्रश्न है, विशेष ग्रामोद्योग गतिविधियों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद, ये योजना काफ़ी समय से चल रही है, आप सभी को पता है। इसके अंतर्गत प्रदेश के कितने जिलों को चिन्हांकित किया गया? बात यहाँ पर किसकी हो रही है? विशेष ग्रामोद्योग गतिविधियों की बात हो रही है, जहाँ पर कुटीर उद्योग जैसे ग्रामोद्योग क्या होते हैं, चलते हैं। वहाँ पर कितने ज़िले हैं जिनको प्रदेश सरकार ने क्या किया है, उनको केंद्र चिन्हांकित किया? तो उनकी जो संख्या है 7 है। देखिए, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा हमारे यहाँ यदि बात करी जाए कि जो ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाए जाते हैं उनको 21 प्रकार के उद्योगों की क्या किया इन्होंने कि एक तरह से फॉलो किया कि 21 तरह के उद्योग हमारे यहाँ लगाए जाएंगे। उन उद्योगों के हिसाब से फिर सरकार का बजट बनता है, सरकार की योजनाएं बनती है, सरकार उनको उस प्रकार से क्या करती है, उनकी गतिविधियों को मान्यता देती है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हमारे यहाँ 7 जिलों में इस प्रकार के जो ग्रामोद्योग हैं उनकी गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। अब ग्रामोद्योग में क्या आता है? आपका जो चंदेरी का हथकरघा साड़ी उद्योग है वो भी आता है, धार का बाग प्रिंटिंग भी आता है, उज्जैन का बाटिक प्रिंट भी आता है, दरी आपकी आती है, सीधी के जो दरी और कालीन चलती है, सीहोर का लेकर वियर शिल्प आता है, भोपाल का जरी जरोजी आता है, दतिया का गुड़ उत्पाद आता है। ये सब ग्रामोद्योग यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जो डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं उनको हमारे यहाँ ग्रामोद्योग बोला जाता है। इस प्रकार के 21 प्रकार के उद्योग हैं और 7 जिलों में ये विशेष रूप से सरकार ने इनको चिन्हांकित किया है। अब जो लोग इस क्षेत्र में लगते हैं क्योंकि इनकी आय एकदम से नहीं बढ़ती है और वर्कलोड भी इनके पास ज़्यादा होता है, इनको मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं मिलती, तो सरकार ने अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग योजनाएं चला रखी हैं। लेकिन इन्हें प्रोत्साहित करना भी जरूरी है क्योंकि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा आधार होता है ग्रामोद्योग। तो उसके लिए सरकार क्या करती है कि राज्य स्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा पुरस्कार का आयोजन करती है, जिसमें विजेता जो होते हैं वो 1 लाख रुपए से लेकर के 50,000 25,000 रुपये तक
उनको सम्मानित किया जाता है। ये राशि भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो सम्मान मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, उसके कारण भी धीरे धीरे क्या होता है, उद्योगों के क्षेत्र में, गतिविधियों के क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि मध्य प्रदेश में किसके सहयोग से स्टेट डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। तो ये जो स्थापित किया जाएगा, ये नीति आयोग के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। और जो डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, इसमें क्या होगा कि अभी क्या है कि मध्य प्रदेश के पास ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था कि जहां पर हमें एक प्रॉपर डेटा मिल सके कि आखिर जो सरकार की गतिविधियां हो रही हैं, योजनाएं चल रही हैं, सरकार जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, इसका प्रभाव किस क्षेत्र में कितने प्रतिशत या कितना पड़ रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके, विशेषकर जब उद्यमिता से जुड़ी हुई कोई चीज़ होती है, तो वहाँ पे डेटा बहुत काम का होता है कि भाई हमने यहाँ पर इतना इन्वेस्ट किया, तो इस फील्ड में हमारे यहाँ किसको कितने रोजगार मिले, किस क्षेत्र पे हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे सरकार को रेवेन्यू ठीक जनरेट हो रहा है, या लोगों का रुझान वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का एक एनालिसिस क्या होता है कि पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सभी जगह होता है। नीति आयोग ने आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंडेक्स जारी करती, वो इंडेक्स जारी करने का उद्देश्य क्या होता है नीति आयोग का, कि सरकार के पास एक रिपोर्ट होती है कि आपने पिछले वर्ष या उसके पहले वर्ष जो गतिविधियां आपने आयोजित करी, जो भी आपने कार्य किए, उसका इतने प्रतिशत आपको लाभ मिला, या आप इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, यहाँ कम कर रहे हो तो यहाँ पे एक अलग तरह की आपको अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए, या मॉनिटरिंग आपको अच्छी करनी चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके सरकार ने काफ़ी पहले क्या किया था, एक कमेटी गठित करी थी, जिसने ये बोला था कि आपको भी एक इस प्रकार का प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहिए। तो सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति मापने के लिए नीति आयोग ने क्या किया था, अभी SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया था, जिसमें मध्य प्रदेश का स्कोर 2018 में 52 से बढ़कर के 2023-24 में 67 हो गया है। बात करी जाए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में, तो मध्य प्रदेश फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हो गया है। नीति आयोग के द्वारा जो सेंट्रल जोन में तिरला विकासखंड का जो जिला है धार, ठीक है, उसको प्रथम स्थान मिला है, वहीं पर बड़वानी को दूसरा स्थान मिला है। केंद्र सरकार ने इन दोनों विकास खंडों को 1.5 करोड़ रुपए की राशि क्या की है, दी है। विकास खंड के लिए अलग चल रही है, जिला स्तर के लिए अलग चल रही है। जन्म मृत्यु पंजीयन के क्षेत्र में भी हमने 100% पंजीयन का लक्ष्य रखा हुआ है, इसमें भी कुछ संशोधन किए गए हैं। और साथ ही में प्रदेश के जो 42 आकांक्षी विकास खंड हैं, उनकी समीक्षाएं की जा रही हैं। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे लगातार पूछ लिए जाते हैं। नवाचार हमने ये किया है कि अब हम नेशनल के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे MPPSC के और जो हमारे स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी होते हैं, हम उनको इसमें भी अब सम्मिलित करना शुरू करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न ये है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जो बिम्स्टेक का मुख्यालय है वो ढाका में है। ढाका लगातार खबरों में बना हुआ है, वहाँ पे तख्ता पलट हो गया है। और ये खबरों में क्यों है बिम्स्टेक, वो इसलिए है क्योंकि 6 से 8 अगस्त तक नई दिल्ली में इसकी व्यापार शिखर सम्मेलन की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारे विदेश मंत्रालय का क्या और भारतीय उद्योग संघ इनकी साझेदारी से किया जा रहा है। उद्घाटन विदेश मंत्री के द्वारा किया जाएगा और बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं इनके बीच में क्या होगा, आपस में व्यापार को लेकर के बातचीत होगी। बिम्स्टेक क्या है, ये जो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती जो उससे लगे हुए जो देश होते हैं उनका एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका जो पूरा नाम है वो भी बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। कभी आपसे पूछ लिया जाए बिम्स्टेक का जन्म कहाँ हुआ था, किस घोषणा के माध्यम से आया था, बैंकॉक घोषणा के मध्य से आया था। सदस्य देश कितने हैं, 7 हैं। बंगाल है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है। इनमें से आधे देशों के साथ तो इस समय समस्या ही चल रही है। मुख्यालय कहाँ है, ढाका बांग्लादेश में है। इनका सबका उद्देश्य क्या है, तीव्र आर्थिक विकास है। ऐसी जितनी भी टेरिटरीज होती हैं उनका सबका उद्देश्य सबसे पहले तीव्र आर्थिक विकास होता है, एक दूसरे के साथ वर्तमान में टेक्नोलॉजी को शेयर करना होता है और जो उनके समान हित के मुद्दे होते हैं उन पर सहयोग प्रदान करना होता है। ये कॉमन सबके फैक्ट्स होते हैं। निम्नलिखित में से किस ऐप के माध्यम से घटना स्थल की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और गवाही ई-साच सर्वर पर सेव की जाएगी। इस साल का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अपने कहीं पे भी किसी भी बुक में लिख करके रख लो, इससे प्रश्न आने वाला है, ये हमें ऐसा लगता है। बात करी जाए तो वो ऐप है ई-साच ऐप। ई-साच ऐप क्या है, अभी हाल ही में क्या हुआ था कि भारतीय दंड संहिता के कानूनों के नामकरण फिर से किए गए, उनमें बहुत सारे बदलाव किए गए। अब क्या किया गया सरकार के द्वारा कि हाल ही में जो हमारे गृह मंत्री हैं जिनके अंतर्गत ये मंत्रालय आता है, उन्होंने कुल मिलाकर के 4 ऐप लॉन्च किए हैं। तो एक आता है आपका ई-साक्ष्य ऐप, याद रखना सरल है, साक्ष्य है मतलब वहाँ पे साक्ष्य
जितने भी हमारे गवाही होगी, उनकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, सर्वर, उनके जो साक्ष्य हैं, ये सब कुछ क्या किए जाएंगे, अदालतों पे ई साक्ष्य के रूप में उपलब्ध रहेगा, ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। ई समन ऐप, समन जुड़ा हुआ है, मतलब पुलिस जो होगी, जो भी व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति होगा जिसको समन भेजना होगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रूप में क्या करेगी, समन भेज देगी। फिर आता है न्याय सेतु ऐप। न्याय सेतु ऐप आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये डैशबोर्ड है जिसमें पुलिस, चिकित्सा, फॉरेंसिक और जो जेल अधिकारी हैं, ये सब इनको जोड़ेगा और वास्तविक समय पे क्या करेंगे, इन लोग की जांच से संबंधित, क्योंकि जब कोई केस होता है, कुछ भी होता है, तो पुलिस का काम होता है, उसमें मेडिकल भी होता है, उसका फॉरेंसिक जांच होती है, फिर जेल के अधिकारी होते हैं, उनको भेजना होता है। तो ये सब एक तरह से कनेक्टेड रहेंगे और एक दूसरे के साथ लाइव जानकारी क्या होगी, शेयर करें। मतलब फाइलें जो अभी तक जाती हैं, मुनीम लेकर के जाता है, ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों की जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि फाइल है, तुरंत भेज दी, आपके पास पहुँच गई। अभी क्या होता है, कई बार अदालतों के निर्णय को भी निकालने में 2-2 दिन लग जाते हैं। न्याय श्रुति ये होगी, आपको ये याद, श्रुति मतलब सुना जाएगा। सुना क्या जाएगा, न्यायालय है तो गवाहों की क्या करेगा, गवाही सुनेगा। तो आपको ऐप के ये नाम याद रखने हैं। कुल मिलाकर के 4 ऐप लॉन्च किए गए हैं। हमारे जो नए आपराधिक कानून है, जिसमें से भारतीय दंड संहिता 1860 थी, उसका नाम बदल करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 थी, उसको नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो था, उसका बदल के जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है। और ये सब कुछ, ये तारीख याद रखना है, 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हुआ है। और साथ में फॉरेंसिक जांच सभी आपराधिक मामलों की जरूरी है, जहां पर न्यूनतम सजा कितने साल की होगी, 7 साल की। पिछले दिनों हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि खानादेश में 1818 में विद्रोह किस जात से संबंधित है। रवि हैं रीवा से, इन्होंने इसका आंसर दिया था, काफ़ी अच्छा आंसर दिया था। सबसे अच्छी बात यह है रवि आपकी कि आपने लिखने का प्रयास किया। हमारी जो एक शुरुआत होती है, आपने कहीं से भी लिखा, कैसे भी लिखा, आपने लिखा तो, क्योंकि बाकी लोग जो लिख नहीं रहे हैं, आप उनसे एक कदम आगे निकले। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, जब आप पीएससी की तैयारी करते हो तो सबसे बोलो डरावना काम क्या होता है, लिखना होता है। प्री की तैयारी करने में सबसे ज़्यादा आनंद आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मज़ेदार काम क्या होता है कि आप प्री की तैयारी करो, क्योंकि उसमें लिखना नहीं होता। मेंस की तैयारी करने में सबसे ज़्यादा छात्रों को जो समस्या जाती है वो लिखने की ही जाती है। ये हम व्यवहारिक तौर पे बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ मेंस में 100 बच्चे भी यदि ज्वाइन करते हैं टेस्ट सीरीज, तो ये बता दूं 8 से 9, 10, 12 बच्चे हो जाते हैं आधे टेस्ट के बाद, जो कॉपियाँ भेजते हैं लिख करके। फिर दोष किसको दे तो आप, ठीक है कोई बात नहीं। भीलों का विद्रोह 1818 से 1831 के आसपास हुआ था, ठीक है। और ये इसकी जो अधिकांश आबादी थी भीलों की उस समय पे, खानादेश जो हम आज की डेट में महाराष्ट्र, गुजरात, इधर पूरा बेल्ट लगता है, वहाँ से के आसपास की कहलाती थी। और अंग्रेजों का जब वहाँ पे कब्जा हो गया तो भीलों ने क्या किया, उनको विदेशी माना। और बाजीराव द्वितीय के मंत्री थे त्र्यंबक जी, इन्होंने उनको क्या किया, मोटिवेट किया अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। तो ये विद्रोह हुआ था। भील जनजाति का बहुत बड़ा योगदान है इस विद्रोह में। हमारे मध्य प्रदेश का जो आपका इधर खरगोन का पूरा बेल्ट लगता है वो भी सम्मिलित था। लेकिन चलते चलते आज का प्रश्न आप सभी के लिए कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में त्योथर कोल घड़ी में अंतिम कोल राजा कौन थे, जिन्होंने 10 से 12 वर्ष तक शासन किया। कमेंट बॉक्स में इनका राइट आंसर लिखना है। 2 से 3 बातें उनके बारे में आपको जरूर बतानी है। आप कहीं से भी देख के करो, लेकिन आप करो जरूर, शुरुआत करो। शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होती है, और जो शुरुआत नहीं कर पाते वो आपसे एक कदम पीछे रह जाते हैं। तो हमें कमेंट करके आपको ज़रूर लिखना है। इनके आंसर अच्छे होंगे, एग्जाम गुरुजी इनको हार्ट देगा और लाइक देगा। करंट अफेयर्स पसंद आता है तो उसको शेयर करना नहीं भूलना है। PDF इसकी एग्जाम गुरुजी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेनी है। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।